Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our unit number 8 and our unit number 8 is related to social and political life. So in this last lecture we have discussed about the framing process of the constitution. So I hope you understood very well about this topic, and in the today's lecture we will discuss about the preamble and we will also discuss about democratic philosophy. So let's get start the topic. Okay, so first of all, we will learn about the preamble. So, what is the meaning of preamble? Preamble is the core and important part of constitution. You must remember, preamble is the main and important part of constitution. Then इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ प्रियम्बल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है. मीन्स सबसे फर्स्ट पेज कौन सा होगा? प्रियम्बल का. देन द वर्ड्स रिटन इन द प्रियम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम प्रियम्बल में जो मेन वर्ड्स है उसको पढ़ेंगे तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा. लाइक the words written in the preamble highlights the soul of the constitution. Then let's learn about the words inscribed in the preamble. So this is the image of preamble. यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉर्डर में काफी ब्यूटीफुल डिजाइन हमें देखने को मिलती है. देन ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो प्रियम्बल में क्या क्या लिखा है अब हम देखते हैं. सो फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. सो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वर्ड है द वी द पीपल ऑफ इंडिया. हम इंडिया के पीपल हैं. देन कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें देखने को मिल रहा है लाइक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है? सॉवरेन मीन्स सार्वभौमत्व, सुप्रमसी. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया में पीपल की सुप्रमसी है. पीपल जो कहते हैं, पीपल जिसे इलेक्ट करते हैं, यही हमारे इंडिया को रूल करता है. सो सोवरेन का मीनिंग क्या होता है? सार्वभौमत्व. देन सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस हुआ था इन द 18th एंड 19th सेंचुरी एंड आज भी कई सारे कंट्रीज सोशलिस्ट फिलोसॉफी में मानते हैं एंड हम भी, हमारा इंडिया भी मानता है कि हम सोशलिस्ट है. सोशलिस्ट का मीनिंग होता है हमारे इंडिया में इकोनॉमिक इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. लाइक जो पुअर पीपल है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, वेलफेयर स्कीम चलाएगी और पुअर की भी हेल्प करनी है. सो सोशलिस्ट में हम देख सकते हैं कि जो भी पुअर पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास होती है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट. देन सेक्युलर की बात करें, secular means no partiality between religion, race, people and other things. like कोई partiality नहीं होगी, सभी धर्म हमारे इंडिया में एक है. माइनॉरिटीज धर्म, रिलीजन काफ़ी ज़्यादा है बट उसको भी हम एक मानते हैं. लाइक विविधता में एकता, इट इज़ अवर peculiar characteristic of India. So secular means no partiality between people, religion and race. देन डेमोक्रेटिक की बात करें, वेरी सिंपल. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स रूल. लाइक हमारे इंडिया में पीपल का रूल चलता है. हम इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को और वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक हम हमारे पीएम को इलेक्ट करते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक. एंड अगेन रिपब्लिक का भी मीनिंग यही होता है कि रूल बाय पीपल. सो ये इंपॉर्टेंट 5 वर्ड आपको याद रखने हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. देन नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. हमारे इंडिया में ये तीनों जस्टिस पीपल के राइट है. लाइक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिलना चाहिए.
और हम ये जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, लाइक नो पार्शलिटी इन द जस्टिस। देन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिया में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसमें लिबर्टी पीपल के पास है। देन इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारे इंडिया में सभी इक्वालिटी में मानते हैं, लाइक सभी पीपल इक्वल होने चाहिए, किसी भी पीपल के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंड है अपॉर्चुनिटी। जॉब में, स्टडी में, सभी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इन आवर इंडिया। Then next point, fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity का मीनिंग क्या होता है? बंधुता। हम सब डिफरेंट रिलीजन के भी पीपल होते हैं तो हम उसको भाई के समान मानते हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता। सो हमारे इंडिया में सभी पर्सन के डिग्निटी मीन्स उसका एक रिस्पेक्ट सभी करते हैं। इंडिविजुअल सभी पर्सन एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। देन हम सब यूनाइट है, भले ही हमारे रिलीजन अलग हो, रेस अलग हो, बट हम सब यूनाइट है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। Then last point, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So यहाँ से आपको ये याद रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ था, इन 26 नवंबर 1949। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पास किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड 1949 के बाद 26 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था इन अवर इंडिया। सो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने होंगे। Then let's move further in the preamble. So the preamble remained unchanged till 1976, and in 1976 the words socialist, secular, unity and integrity of the nation were added. So 1950 से लेकर 1976 तक हमारा प्रीएम्बल अनचेंज था, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते थे। बट आफ्टर 1976 द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड। आफ्टर 1976 ये सभी वर्ड है ये ऐड हुए थे इन द प्रीएम्बल। Then the preamble verbalize the fundamental objectives of the constitution, aims, ideas and principle. So प्रियम्बल में फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी थिंग्स होनी चाहिए, कौन कौन से मेन लॉस होने चाहिए, ये सभी प्रियम्बल हमें बताता है। देन देयरफॉर द प्रियम्बल स्टेटवे गिव्स अ क्लियर इंसाइट ऑफ द रूल ऑफ वेलफेयर। सो हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल हमें क्या बताता है रूल ऑफ वेलफेयर के बारे में, लाइक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी। तो ये सभी पॉइंट्स रूल ऑफ वेलफेयर के हैं। यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन का वेलफेयर होता है, ऐसी सोच होती है हमारी गवर्नमेंट की। सो प्रियम्बल स्टेटवे गिव्स अ क्लियर इंसाइट ऑफ द रूल ऑफ वेलफेयर। देन द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स साइके। मीन्स प्रियम्बल में हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उसका साफ मन हमें देखने को मिलता है कि उसने प्रियम्बल में जो भी लिखा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सो द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स साइके। Then let's move to importance of preamble. So the preamble as a soul of the constitution is also an important necessity. So preamble को क्या नाम दिया गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसकी नेसेसिटी, इसकी ज़रूरियात भी काफ़ी है। सो टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग टू ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल गिव्स प्रॉपर गाइडेंस। अगर हमें
कोई भी लॉस बनाना है और उसके इंटरप्रिटेशन, उसको अगर हमें समझना है तो हमें प्रीएम्बल एक प्रॉपर गाइडेंस देता है। लाइक कोई एक गवर्नमेंट है, लॉ पास करना चाहती है, बट ये लॉ ओपोज है फ्रॉम द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कोई भी लॉ में नहीं लागू होते, तो ये लॉ पास नहीं हो सकता। सो प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि कोई लॉ है वो कैसे बनाना है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देन टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रीएम्बल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। सो कोई भी गवर्नमेंट है, कोई पॉलिसी, कोई लॉ को पास करना चाहती है, बट ये लॉ अगेन प्रीएम्बल के ऑपोजिट में है। मीन्स प्रीएम्बल में जो भी कॉन्सेप्ट है, लाइक सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी, देन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सभी कॉन्सेप्ट से कोई अपोज लॉ पास हो रहा है तो वहाँ पर प्रीएम्बल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Then preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation of the constitution, and preamble से ही हमें कोई भी थिंग्स का इंटरप्रिटेशन करना है तो काफ़ी आसानी होगी। सो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा प्रीएम्बल के बारे में समझना होगा। Then next point, when any ambiguity or obscure details in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. So कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, हमें कोई भी शंका हो रही है, डाउट हो रही है, डाउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रीएम्बल को समझने की ट्राई करेंगे कि प्रीएम्बल में ये लॉ के बारे में क्या बता रहा है। मीन्स ये लॉ प्रीएम्बल से ऑपोजिट तो नहीं है, तो ये सभी हमें प्रीएम्बल से पता चलता है कि कोई भी लॉ में एम्बिग्विटी और ऑब्सक्योर है तो हमें प्रीएम्बल से पता चलेगा कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। सो दस प्रीएम्बल सर्व्स एज अ कंपास टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो प्रीएम्बल एक कंपास का काम करता है। कंपास हम सब जानते हैं कि जो डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है। सो इसी तरीके से प्रीएम्बल भी हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन बताता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन preamble is nation's unity, integrity, and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. So preamble हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड ब्रदरहुड, इसको मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी पर्सन के जिसके काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटिमेंट्स है, आइडियल्स है, तो इसको भी सेव करने का काम करता है। देन प्रीएम्बल इज बैक्ड बाय हाई आइडियल्स एंड गोल्स। सो प्रीएम्बल में से हमें क्या होता है कि हाई आइडियल्स और जो भी गोल्स है, इसको कंप्लीट करने के लिए प्रीएम्बल हमें हेल्प करता है। Then let's move to pillars of the preamble. So, the words inscribed in the preamble are "We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity, and equality." Here, we will study the following three main pillars of the preamble. So, ये सभी वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। लाइक sovereign means supremacy, then socialist means equality between people, then secular means no partiality in the religion, race or people, then democratic means country ruled by people, then republic, again people elect the government, then justice means equality in the social economical justice, then liberty means independence, then fraternity means brotherhood, and equality means equality in the job and other opportunity। ये सभी हमारे प्रीएम्बल के मेन पिलर्स हैं, एंड हम इस चैप्टर में थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में पढ़ने वाले। सो लेट्स मूव टू पिलर्स ऑफ द preamble. So first of all, we will learn about democracy. Like the ultimate sovereignty of power is with the people according to Indian Constitution.
मैंने आपको पहले भी बताया था सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीमेसी। हमारे इंडिया में सुप्रीमेसी किसके पास है? पीपल के पास। लाइक जो भी कुछ पावर है ये सभी पीपल के पास है, नहीं कि कोई किंग और रूलर्स के पास। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है? सुप्रीमेसी। देन देयर इज नो पर्टिकुलर रेजिम ऑफ एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, इंस्टेड इट इज विद द पीपल। एंड हमारे इंडिया में किसी का रूल नहीं चलता। रूल किसका चलता है? पीपल का। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इसका रूल नहीं होता, बट पूरे इंडियन पीपल के पास रूल होता है। सो द डेमोक्रेसी, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर। सो डेमोक्रेसी की बात करें, ये वर्ड हमें कहाँ से मिला है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस। डेमोस का मीनिंग होता है इन द ग्रीक लैंग्वेज पीपल। देन क्रेटोस की बात करें, क्रेटोस का मीनिंग क्या होता है? पावर। सो यहाँ से हमें साफ देखने को मिलता है पावर किसके पास है? पीपल के पास। देन द कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेड इट इज विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। सो डेमोक्रेसी का यही कॉन्सेप्ट है कि कंट्री का मेन पावर पीपल के पास होता है, नहीं के ग्रुप ऑफ पीपल। सो democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economical and political, and having equal rights of participation. So democratic state administration की बात करें तो यहाँ पर पीपल के पास इक्वल जस्टिस है। लाइक किसी को भी जस्टिस चाहिए, सभी को मिलता है इन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट। देन सभी के पास इक्वल राइट्स हैं और सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द गवर्नमेंट। सो सभी के पास पार्टिसिपेशन का, अपॉर्चुनिटी का भी इक्वल राइट्स है। देन इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament, thereafter assuming the post of prime minister and his cabinet. So डेमोक्रेटिक इंडिया मीन्स हमारे इंडिया की बात करें तो हम वोट दे के गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और हमारे जो लीडर्स है उसको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। लाइक हम हमारे भावनगर की बात करें तो भावनगर में से लोकसभा की सीट होती है। सो हम वोट देके कोई एक पर्सन को पार्लियामेंट में भेजेंगे, देन ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे भावनगर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा इन द लोकसभा। सो ये सिस्टम होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। लाइक हम वोट देते हैं और ये वोटर, ये लीडर हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। देन जो भी मेंबर इलेक्ट हुए इन द पार्लियामेंट उसमें से ये सभी प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी कैबिनेट को चूज करेंगे। बट जो मेंबर है उसको इलेक्ट करने का काम किसके पास है? टू द पीपल। So that's why executives do not have absolute power. They are given a specific time limit. So executive means government के पास कोई absolute power नहीं है। सिर्फ 5 years 10 years इतना टेन्योर होता है गवर्नमेंट का। लाइक हमारे इंडिया में 5 years का टेन्योर है। 5 years के बाद अगर हमें गवर्नमेंट को चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। सो सिमिलरली द वोटर इलेक्ट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड यही इसी तरीके से कंट्री की बात करें, उसी तरीके से स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ भी सेम सिस्टम होती है। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली। देन हैंस डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? बाय द पीपल मीन्स पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है कोई भी पर्सन, फॉर द पीपल पीपल के वेलफेयर के लिए ये काम करेगा, और ऑफ द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल है पीपल का। सो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल।
Then next point, कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कैबिनेट में कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं ये पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया who possesses required constitutional eligibility can contest the election। एंड कोई भी सिटीजन इंडिया का, इसके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी है तो ये इलेक्शन लड़ सकता है। लाइक सभी पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी को बनाया गया है। लाइक हमको मेंबर बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग होगी। देन प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो ये सभी की एलिजिबिलिटी होती है। एंड अगर हम ये एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो हम इलेक्शन को लड़ सकते हैं। देन मिनिस्टेरियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटी। एंड जो भी मिनिस्टेरियल पोजीशंस मींस मिनिस्टर होते हैं, इसमें कोई हेरिडिटरी नहीं होती। लाइक ऐसा नहीं होता कि जो भी कोई मेंबर है इसका बेटा मिनिस्टर बनेगा, ऐसी कोई हेरिडिटरी नहीं होती। देन ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ अ 5 years ऑफ टेन्योर। एंड जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है इसका टेन्योर, इसका रूलिंग टाइम कितना होगा? 5 years का। देन द गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स को किसके अंडर में काम करना पड़ेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। एंड इसी के कारण इट इज़ नॉन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। Then next point, the democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve these goals। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो मेन पॉइंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ये होते हैं कि लिबर्टी, सभी पीपल के पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इक्वालिटी, जॉब्स, अपॉर्चुनिटी, सोशल स्टेटस, ये सभी में इक्वालिटी होनी चाहिए। देन फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, मीन्स यूनाइट होना चाहिए डिफरेंट रिलीजन से, बट ये सभी एक साथ यूनाइट होके रहते हैं। देन कंटिन्यूसली वर्क टू अचीव दिस गोल्स, जो भी पीपल का वेलफेयर करना है, ये सभी गोल्स को अचीव करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वर्क करनी चाहिए। The next point, the Constitution disseminates the power to people to cast their vote according to their free will and thereby instills confidence in the Constitution। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल के पास पावर है कि वो जिसे चाहे इससे वोट दे सकता है। कोई प्रेशर, कोई बायस यहाँ पर नहीं होता। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी प्रिजर्व रहेगा। वरना कई सारे कंट्रीज़ में हमने देखा है तख्ता पलट होते, उसकी आर्मी होगी, कोई एक पर्सन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्यूज़ करके अगेन इसमें मोनार्की ला देता है। पीपल के पास ये राइट है कि वो वोट देके किसी को भी चुन सकता है। इसी के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया renders fundamental rights, principle of political directions, parliament, member of assembly, then independent, then impartial justice and election commissions are those provisions which make our country democratic in every means। Then कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स, principle of political directions, parliament, member of assembly, independent, then impartial justice, election commission, ये सभी provision मौजूद है in our constitution। Then last point, adult suffrage means the citizen above 18 year of age can cast his or her vote to one's choice of leader without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and income or birthplace।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट सफरेज का मीनिंग क्या है? सफरेज का मीनिंग होता है वोटिंग राइट। सभी पर्सन के पास वोटिंग राइट है, बट एक कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, सो वो वोट दे सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट सफरेज। देन वोट देते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, बर्थ प्लेस, ये सभी में कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। देन but it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list, and ये भी इंश्योर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है कि सिटीजन्स का नाम इलेक्टोरियल लिस्ट में होना चाहिए। कई ऐसे पर्सन होते हैं जिसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होता, जिसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वोट देना है, आपको वोटिंग राइट चाहिए, तो आपकी एज अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए, एंड सेकेंड, आपका इलेक्टोरल लिस्ट में नेम होना चाहिए। So this is about democracy. In this video, we have discussed about two important points. First of all, we have discussed about preamble. Then in the last, we have discussed about democracy. So I hope you understood very well about this topic. And if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will move further in this topic, like we will discuss about sovereignty and secular. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.